जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझेंगे यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, जिसमें पहले नंबर हम देखते हैं कि नेशनलिटी क्या होता है, राष्ट्रीयता। अगर कोई यूपीएससी एस्पायरेंट्स है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है, तो जैसे कि यूपीएससी है ना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अदर सर्विसेज है, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो कौन कौन सा सर्विसेज है, किसको किसको प्रोवाइड कराया जाता है? क्या सिर्फ भारत का ही नागरिक आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईएफएस बन सकता है, या अदर कंट्री के भी जो नागरिक होते हैं वो बन सकते हैं? ये सवाल तो आता ही है। तो समझ लीजिए कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सिर्फ भारत का ही नागरिक बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कौन देगा? तो भारत का नागरिक देगा भी और उसको वो नियुक्ति भी कराई जाएगी। बट सवाल यहाँ पे आता है कि सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को छोड़ करके, यानी अदर जो सर्विसेज है उसमें कुछ कंट्री है जो उसके वहाँ के नागरिक एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनको सरकार के द्वारा नियुक्ति कराई जा सकती है, लेकिन उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है। यानी उस सरकार के द्वारा पात्रता जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, जारी करवाना पड़ेगा उसको, फिर ऐसा होगा। अब समझिए, जैसे मान के चलिए कि यूपीएससी एलिजिबिलिटी फॉर अदर सर्विसेज की बात करें हम, जैसे इंडिया का तो नागरिक बन ही जाएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ का भी नागरिक बन सकता है, लेकिन अदर सर्विसेज में हो जाएगा। आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा, आईएफएस वो नहीं बनेगा। हाँ, अदर जो सर्विसेज है ग्रुप ए, ग्रुप बी, उसमें वो जा सकता है। बट देखिए, एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया और अस्थायी रूप से भारत में वो बस गया। ध्यान समझिएगा, एक तिब्बती शरणार्थी, याद रखिए, एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 को भारत आता है। क्या आता है? सिर्फ पहले, यानी वो दिन ही पहले भारत आया और फिर भारत में बसने के इरादा से आया कि मैं भारत में बसूंगा। वो भी अप्लाई कर सकते कोई, लेकिन वो आईएएस नहीं बनेगा। याद रखिएगा, वो आईएएस नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं बन सकता, आईएफएस, ऑल इंडिया सिविल सर्विस जो होता है उसमें वो नहीं जाएगा। अदर जो सर्विस है उसमें सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो खड़े करेगा, लेकिन पोस्ट उसको वो नहीं मिलेगा। 5वीं नंबर बात है कि भारत का व्यक्ति जो बर्मा से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, युगांडा से, जेरे से, इथोपिया से, वियतनाम से पलायन कर चुका है। भारत का व्यक्ति जो मैंने कंट्री, बर्मा हो गया, इथोपिया हो गया, है ना, मलावी हो गया, ये सब देशों से वो पलायन कर चुका है। भारत के व्यक्ति जो इतने देशों से पलायन कर चुका है और फिर भारत में अस्थायी रूप से बसने का इरादा रखता है। तो ये जितने हमने बोला वो आपका कौन कौन सा है? 4 हो, या नेपाल हो, या भूटान हो, या मैंने 5, ये जो याद रखिएगा, 2, 3 और 1, 4 और 5। इसके लिए आपको पात्रता प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा सरकार की तरफ से। फिर इसके लिए आपको नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। आप यूँ नहीं बन सकते हैं। हाँ, लेकिन आप भारत का नागरिक है, तब तो भारत का आप नागरिक है, आपके पास नागरिकता है, तो आराम से आप बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेशनलिटी। ठीक है, दूसरा नाम आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक योग्यता। क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता? देखिए, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, काम बन जाएगा आपका। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ये हैं, काम बन जाएगा। बट वो यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि सरकार के द्वारा वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यानी मैंने क्या कहा कि द कैंडिडेट्स नीड टू हैव ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और हैव एन इक्विवेलेंट आईएएस क्वालिफिकेशन। आईएएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। क्यों ना वो ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे इंदिरा गांधी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की, तो आप 21 से 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग अटैम्प्ट रखा, यूपीएससी ने रखा है। जैसे जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट रखा है, लेकिन उसकी जो लास्ट है वो 32 ईयर्स है। और उसमें ओबीसी के लिए रखा है जो कि 35 रखा है ना, यानी 9 अटैम्प्ट उसके लिए रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 21 से 35 तक, तब कोई ज़्यादा अटैम्प्ट मिलते हैं। बट देखो, ये अटैम्प्ट को आपको बर्बाद नहीं करनी है, अटैम्प्ट को देना है। समझ में आया कि नहीं? देना है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। और SC ST के लिए 37 वर्ष तक लास्ट है, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी वो
उनको लिए अटैम्प्ट काउंट नहीं किया गया कि आपको इतने, जैसे कि ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट आपको 35 ईयर्स तक देना है, 32 ईयर्स तक 6 अटैम्प्ट देना है जनरल कैटेगरी को। बट SC/ST को 37 वर्ष तक जितना उनको पास अटैम्प्ट है सारे का सारे वो अटैम्प्ट दे सकते हैं, कोई उस पर रोक नहीं लगाया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कहा जाता है कि जो UPSC के लिए आवेदन कर दिया, चलो कर दिया, बट एक सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब आता है कि हमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हमारा जो अटैम्प्ट होगा काउंटिंग होगा? तो नहीं, ये जो अगर आपने आवेदन कर दिया लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका आवेदन को जो आपका अटैम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपने जा कर के GS पेपर जो होता है ना, एक भी पेपर आपने दे दिया, जाकर के सेंटर में अपने सिग्नेचर कर दिया, आप सिग्नेचर करके आप आ गए, समझ लीजिए आपका अटैम्प्ट जो है ना काउंट हो गया। लेकिन आपने सेंटर पे गया लेकिन हॉल में नहीं घुसे, सिग्नेचर नहीं किया, मान के चलिए आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपको अटैम्प्ट कैसे काउंटिंग होगी? ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो UPSC IAS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या एजुकेशन हमारी है, क्वालिफिकेशन है, क्या हमारा नेशनलिटी है, भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, कैसे इसके लिए क्या कर सकता है, और हमने ये देखा इसका एज लिमिट भी और अटैम्प्ट भी, कितने अटैम्प्ट तक किस कैटेगरी को मिलता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।